अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू क्लासिक नॉवेल्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आज से हम चैनल पे नया नावल शुरू करने जा रहे हैं। हफ्ते में 2 अक्सात पोस्ट हुआ करेंगी, मगर अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का और मौजूदगी का एहसास दिलाते रहेंगे तो ज्यादा अक्सात भी अपलोड हो सकती हैं। आप सबसे गुजारिश है कि नावल की जानिब बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नावल की जानिब। इस वक्त वो दोनों छत की मुंडेर पे खड़े थे और नीचे गली में देख रहे थे, जहाँ पे रोशनियों का जहाँ आबाद था। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। कुछ गाड़ियों पे सवार अपनी मंजिल को रवां दवां थे। कुछ लोग खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे थे। बच्चे भी भागते दौड़ते नजर आ रहे थे। ताज़ा बनते खाने के मसाला जात की इश्तहा अमेज महक फजा में फैली हुई थी। दोस्त अहबाब भी उस वक्त राजो न्याज में मसरूफ थे। इस वक्त चौक में जिंदगी अपनी जोबन पे थी। मुझे ना ऐसा महसूस हो रहा है कि उस बार मेरी फीलिंग्स सच्ची हैं। जुरेज ने नीचे भागते दौड़ते मनाजिर से नजर हटाते हुए सामने खड़ी अपनी कामनी सी कजन को देखा था। आप मोहतरम को ये सच्ची फीलिंग्स महीने में 3 बार तो लाजमी महसूस होती हैं। अब तो कोई नया मसला ले आए हो। माहम चीरी थी। इस बार मसला सीरियस है ना यारा, जुरेज ने कहा था। चुप कर जाओ तुम। सीरियस मसले के कुछ लगते। तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हो या नैन में टक्का करने? दिमाग लगाया करो पढ़ाई में। तुम दिल लगा के बैठ जाते हो। माहम ने उसको घूरते हुए कहा था। माहम, मैं अब तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी मदद करो। वरना जुरेज ने अब जज्बाती पैंतरा आजमाया था। वरना क्या? इस वरना पे रोशनी डालना जरा। माहम ने तेवड़ी चढ़ा के मध्यम से रोशनी में नजर आते उसके चेहरे को देखा था। वरना मैं यहाँ से कूद के जान दे दूंगा। हाँ, जुरेज ने अब माहम को धमकाया था। ओए हीरो, बात सुनो मेरी। यहाँ से गिर के एक आध हड्डी ही टूटेगी, इलाज का खर्चा अलग पड़ेगा और हम गुजरांवाला वालों पे बदनामी अलग आएगी। यहाँ से सीधा नीचे जाओ, अपनी गाड़ी पकड़ो और सीधा जीटी रोड से होते लाहौर की राह लो। गुलबर्ग फेज 2 में जाओ। घर का एड्रेस तुम्हें पता ही है, उसकी सबसे ऊपर वाली मंजिल से लगाओ छलांग जाके। माहम ने मंदिर से नीचे झांकते ऊंचाई का जायजा लेते हुए जुरेज को कीमती मशवरे से नवाजा था। वो मुंह खोले उसके मशवरे से फैज़याब हो रहा था। माहम, कुछ ख्याल कर लो मुझ गरीब का। जुरेज ने तासुब से माहम को देख के कहा था। तुम जैसे 2-4 और गरीब होंगे ना तो दुनिया वैसे ही खत्म हो जानी है। माहम ने उसको घूरते हुए कहा था। अब मेरे कपड़ों की तरफ देखना बंद करो, ये तो सेल से लिए थे। जुरेज ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था। माहम को उसके ब्रांड कॉन्शियस होने से चिढ़ थी, और इस ब्रांड की सेल की कीमत में भी बंदा किसी गरीब की बेटी भी आ सकता है। माहम ने अपना फलसफा जारा था। तुम मुझे मशवरा दो अच्छा से। जब हमारा काम हो जाएगा ना, हम एक छोड़ कई गरीबों की बेटियों को ब्याह देंगे, जुरेज ने कहा था। जुरेज, कल को कोई ऊंच नीच हुई ना, तुम्हारी मामा ने मेरा जीना हराम कर देना है कि इस लड़की ने मेरा मुंडा खराब कर दिया। माहम ने जुरेज को घूरते हुए कहा था। वो तो अभी भी कहती हैं, बड़ी हो तुम, मुझसे लाड उठाती हो मेरे। जुरेज ने शरारत से आंख दबाते हुए कहा था। सुधर जाओ तुम। माहम ने उसको एक थप्पड़ सीध की थी। तुम सुधार तो रही हो ना पार्टनर। जुरेज ने फिर हमेशा की तरह बात को गोलमोल किया था। मुझे गोलगप्पे खाने हैं चौंक वाले के, माहम ने फरमाइश की थी। और तुम्हें यह गलत फहमी क्यों कर हुई है कि मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करने वाला हूँ? जुरेज हत्ते से अकड़ा था। तो ठीक है, ले लो किसी और से मशवरे जाके। बिल्कुल लाहौर की उन हसीनाओं के पास जाओ न जिनको लेके लूट लूट फिरते हो होटलों में। खबरदार जो मुझसे कलाम किया। माहम ने नाक फैलाते हुए बायकाट का ऐलान किया था। एक तो तुम धमकियां बहुत देती हो यार। अब सुनो तो। जुरेज उसको रूठता देख के बोला था, जो अब नीचे का रुख कर चुकी थी। जुरेज माहम के पीछे नीचे पहुंचा तो कुलसूम ताई वाले पोर्शन में एक दावत का सा सामान था। शवारमा, जिंगर, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चीज फ्राइज और पिज्जा टेबल पर सजे हुए दावत नजारे दे रहे थे। इन लोगों ने थोड़ी देर पहले डिनर किया था ना? जुरेज टेबल के सामने खड़ी माहम को देख के सदमे से बोला था। तो क्या, हम खाते पीते लोग हैं? ओट्स और डाइट का हमारा अजलों का बैर है, माहम ने नरूठेपन से कहा था। और लाहौरी खाना, तुम भी यहाँ की फास्ट फूड।
सिविल लाइन से मंगवाई है स्पेशल। कलसूम चची ने शवारमा का नवाला लेते हुए चीज़ फ्राइज की तरफ हाथ बढ़ाया था। ना नहीं, मेरा तो हो चुका, जुरेज ने दानिया को देखते हुए कहा था, जो पिज़्ज़ा का दूसरा पीस उठा रही थी। भाई करे ना टेस्ट। उफ, पिज़्ज़ा का ये फ्लेवर, आई जस्ट लव इट। दानिया ने चीज़ का जायका दे चखते हुए जुरेज को कहा था। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि डाइट में ये चीज़ें खा सकते हैं क्या? जुरेज ने दानिया को देख के कहा था, जो दोपहर में कह रही थी कि वो डाइट पे है। रात को तो ये सब खाना चलता है ना। सुबह का मैं सिर्फ एक पराठा खाया था और दोपहर में थोड़ी सी बिरयानी। दानिया ने रूहानी सी शक्ल बना के कहा था। हाँ वाकई, ये कौन सी बड़ी बात। तुम भी खाओ ना कुछ, जुरेज ने दानिया को कहते अब माहम को कहा था। मैं जो खाना है ना वो मुझे नहीं मिल सकता, तो मेरी हसरत है। माहम कहती है माहम कहती है जा वो जा, ये ना मुझे तुम ऐसे ब्लैकमेल ना किया करो। लाता हूँ मैं, खबरदार जो मूड खराब किया। जुरेज उसके पीछे लपका था और उसका सुनाता बाहर की जानिब निकल गया था। ये राजपूत हाउस है जहाँ गफूरा बेगम अपने 2 बेटियों, बेटों, बहुओं और पोते पोतियों के हमरा रहती थी। रहमत साहिब गफूरा बेगम के खावंद का इंतकाल 6 साल हरकत कल्ब बंद होने हो चुका था। वो दरअसल तदरीस के शोबे से मुंसलिक थे, इसलिए उनको मास्टर साहब के नाम से जाना जाता था। इनके 3 बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी फरहत थी, जिनकी शादी खानदान में की गई थी, मगर खुदा की करनी ये हुई है कि एक हवाई सफ़र के दौरान हादसे में वो दोनों मियाँ बीवी काल के हकीकी से जा मिले थे। उनकी उस वक्त एक 6 माह की बेटी माहम थी, जो दौरान सफ़र उनके साथ नहीं थी, और माहम अपनी नानी की आगोश में आ गई थी। माहम उस खानदान की पहली औलाद थी। दूसरा नंबर था अकमल साहब का, जो तलीम के हसूल को लाहौर गए तो थे, वहीं के होके रह गए। वहाँ उनको अपनी क्लास फेलो नगीन ऐसी भा गई कि डिग्री ख़त्म करने के साथ ही शादी करके लाहौर में मुकीम हो गए थे, क्योंकि नगीन को ससुराल में रहना ज़्यादा पसंद ना था। इन दोनों का एक बेटा था, जुरेज अकमल, जो एक जिंदा दिल और खूबरू नौजवान था। फिर बारी आती है शौकत साहिब की, जो राजपूत हाउस की ऊपरी मंजिल पे अपनी जोजा कलसूम बेगम के साथ रहायश पजीर हैं। उनकी 3 औलादें हैं। दानिया सबसे बड़ी औलाद थी, जो बैचलर कर रही थी। फिर अवैस, जो इंटर का स्टूडेंट था। फिर मैट्रिक की स्टूडेंट जरनिश थी। और फिर सबसे छोटे कमाल साहिब थे, जो वाकई ही कमाल थे, जिसका अंदाज़ा आपको भी कहानी में होता रहेगा। उनकी जोजा सलमा थी और 2 बच्चे थे। एक बेटा था 12 साला हुरैरा और एक बेटी थी 6 साला अलीना थी। माहम उस वक्त लैपटॉप में बैठी हस्बे मामूल लफ्ज़ों का जाल बुन रही थी। सामने खोली खिड़की से घर के पिछली जानिब लगे दरख्त से चिड़ियों की चहचहाहट कमरे के माहौल को और फसूनाक बना रही थी। हवा के जोर से दरख्त से पीले पत्ते टूट टूट के फजा में लहराते ज़मीन बोस हो रहे थे। ये जाती सर्दियों की उदास सुबहें और शामें थीं, जो दिल को उदास किए रखते हैं। माहम तो मेरी क्यों नहीं सुन रही? एक इकलौती दोस्त हो तुम मेरी, जुरैज जोर जोर से बोलता कमरे में दाखिल हुआ था, जो मगन सी अपनी दुनिया में मसरूफ थी। इस मुदाखलत पे चिढ़ गई थी। तुम गए नहीं अभी तक? माहम ने दांत पीसते हुए कहा था। तुम्हें साथ ले ले के जाऊंगा, जुरैज शान है बेनियाजी से कहता टेबल के कोने पे टिक गया था। मुंह धोके रखो और बात सुनो। कभी तमीज से भी बुला लिया करो। बड़ी हूं मैं तुमसे, जरा तमीज से नहीं बुलाते तुम मुझे? माहम ने उसको घूरा था। एक बोर्ड बनवा दो तुम मुझे, जिसमें बड़े हरूफ में लिखा हो कि मैं माहम मुझसे बड़ी है। हद है, तुम ये बात छोड़ क्यों नहीं देती? जुरेज हसबे मुंह चीड़ा था। उफ, दफा हो जाओ। माहम ने मुट्ठियां भींच ली थी। उठाना फिर 7 दफा होते हैं। जुरेज की वही लापरवाही अरूज पे थी। जुरेज आखिरी मसला लिया है। माहम ने उसकी रटाई के सामने हथियार डालते हुए नरम लहजा इख्तियार किया था। परसों से रोना रो रहा है, तुम्हें अब तक बात का नहीं पता? जुरेज ने माहम की अकल पे मातम किया। जुरेज, माहम ने उस बार उसको सख्ती से टोका था। तुम मामा को मनाओ इस प्रपोजल पे। जुरेज आपकी अब के सीधी बात पे आया था। क्या ही अच्छा मजाक है, तुम्हारी अम्मा को एक आंख नहीं बाती मैं। माहम ने तलख लहजे में कहा था। जुरेज उस हकीकत पे लबेज गया था, जानता था वो इस बात को। फिर सहर से बात करो। जुरेज ने बेबसी से मसला का दूसरा हल पेश किया था। मैं उसको जानती तक नहीं,
مجھے یہ تک نہیں پتا کہ وہ کس اپروچ کی بندی ہے، میں اس سے کیا بات کروں اور کیسے قائل کروں۔ ماہم نے زریز کا پریشان چہرہ دیکھتے ہوئے اب قدرے نرم لہجے میں اپنی بات کہی تھی۔ تم اگر برقی لہروں کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو اپنی لاجک سے نئی راہ پہ لے سکتی ہو، ان کو امید کی کرن دکھا سکتی ہو، تو سحر کو کیوں نہیں؟ زریز نے بھی دلیل پیش کی تھی۔ آنٹی کو مسئلہ کیا ہے اس پرپوزل سے؟ ماہم نے اگلی بات پوچھی تھی۔ ان کو لگتا ہے سحر مجھے ان سے چھین لے گی، اس قسم کے اور بہت سے تحفظات۔ زریز نے کندھے اچکائے تھے۔ یعنی کہ مکافات عمل سے ڈر رہی ہیں؟ ماہم نے اس کو ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ کمن ماہم، زریز چڑھا تھا۔ میں غلط تو نہیں کہا؟ ماہم نے اس لہجے میں کہا تھا۔ جو بھی ہے، تم میرے ساتھ چل رہی ہو، کم از کم بات کر کے ماما کو کنونس کرو، میری خاطر ایک کوشش تو کر کے دیکھو، زریز نے اب منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ماہم سے سرد سانس خارج کی تھی اور لیپ ٹاپ بند کر کے کرسی چھوڑتے ہوئے جگہ سے اٹھ کے باہر کی جانب چلتی تھی۔ زریز اب مطمئن سے موبائل پاکٹ سے نکال چکا تھا۔ پینو گلی میں داخل ہوئی تو راجپوت ہاؤس سے اونچی اونچی آوازیں گلی کی نکڑ سے ہی سنائی دے رہی تھیں۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، ہو گئی لڑائی۔ پینو سینے میں ہاتھ مارتی تیزی سے آگے بڑھی۔ گھر کے نزدیک آتے ہوئے آوازیں بھی مزید بلند ہوئیں اور ایک دو راہگیر بھی کھڑے دروازے سے کان لگائے نظر آئے۔ ہائے، کیا ہوا ہے اندر؟ پینو نے دور سے ہی ان راہگیر سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں باجی، پر لگ رہا ہے آج ایک دو بندے پھینٹی کھائیں گے یا گولی چل جائے گی، ایک راہگیر نے پریشانی سے حالات کا نقشہ کھینچا تھا۔ ہائے میرے خدا، پڑے ہٹو، پینو کہتی گیٹ عبور کر گئی تھی۔ سامنے برآمدے میں بچھی رنگین چارپائیوں اور موروں پہ 3 سے 4 برادری کے آدمی بڑا جوان تھے۔ اماں بھی تخت پہ بیٹھی بلند آواز بول رہی تھی اور شوکت صاحب کسی بزرگ سے گفتگو کر رہے تھے اور اکمل صاحب کھڑے اونچی آواز میں بحث کر رہے تھے، گویا شورغل خوب برپا تھا۔ سامنے پڑی میزوں پہ چائے کے ساتھ لاتعداد لوازمات تھے۔ ہائے میں مر گئی، اکمل بھائی کی ہو گیا؟ یہاں کتنے بندے مار گئے؟ پینو نے تیز لہجے میں آتے ہی پوچھا تھا۔ دور فٹے منہ، منحوس باتیں کیوں نکال رہی ہو منہ سے؟ اماں ہی نے اس کو ملامت کیا تھا۔ آوازیں اب قدرے کم تھیں۔ یہاں لڑائی نہیں ہو رہی؟ پینو سے صدمے سے پوچھا تھا۔ ہم تو باتیں کر رہے ہیں، شوکت صاحب نے جواب دیا تھا۔ اے گلاں ہو رہی ہیں؟ پینو نے صدمے سے پوچھا تھا۔ تے ہور کی جلدی، سب اکٹھے بیٹھ کے شگل میلہ کر رہے ہیں، اماں ہی نے کہا تھا۔ اس شگل میلے کو لوگ تیسری جنگ عظیم سمجھ کے باہر گیٹ تک آ گئے ہیں۔ اتنا رولا تو جنگوں میں نہیں ہوتا، شاباش اے راجپوتو، پینو نے سر کو پیٹا تھا۔